नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास दौलत का ताज पार्ट 6। दरवाजा खोलते खोलते अनीता गोयल की आंखें फैलती चली गई। चेहरा पीला पड़ गया। आंखों में दहशत और खौफ एक साथ ही समाकर नाचने लगा। वह बेजान सी नजर आने लगी। सामने जंग बहादुर पुंडीर हाथ में रिवॉल्वर थामे खड़ा था, बगल में मगर। पुंडीर का चेहरा इस समय दरिंदे से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। उसने दूसरे हाथ से अनीता गोयल के बाल पकड़े और उसे कमरे के भीतर दीवार के पास ले जाता चला गया। अनीता गोयल के सिर पर इस हद तक पुंडीर की दहशत सवार हो गई थी कि जैसे गूंगी हो गई हो। तब तक मगर के रिवॉल्वर क्षेत्री और भवन सिंह की तरफ उठ चुकी थी। पुंडीर ने वहशी अंदाज में अनीता गोयल के बाल पकड़े। उसका सिर क्षेत्री के साथ दीवार से टकराया। एक बार, दो बार। अनीता गोयल के होठों से चीख भी नहीं निकल सकी। सिर दो हिस्से में फट गया। आंखें उतर गई। पुंडीर ने उसके सिर के बाल छोड़े तो दीवार के लगे लगे ही उसका शरीर नीचे होकर फर्श पर लुढ़क गया। उस फटे हुए सिर से तेजी से खून निकलकर फर्श पर बहने लगा। दीवार का रंग भी खून से लाल सुर्ख हो उठा था। भवन सिंह ऐसा खतरनाक वहशी नजारा देखकर ठगा सा रह गया। जो भी हो, ना तो वह हत्यारा था और न ही वहशीपन का दिल हिला देने वाला किसी की हत्या का ऐसा अंदाज देखा था। उसकी फटी फटी सी निगाह अनीता गोयल की लाश पर थी, जिसने वहां के वातावरण को खौफनाक बना दिया था। रंग बहादुर क्षेत्री जैसा हत्यारा अपनी जगह जमा सा खड़ा था। आज तक उसने न जाने कितनी हत्याएं की थी, रिवॉल्वर से शूट करके, चाकू घोंपकर या फिर कार के नीचे कुचलकर, परंतु इस तरह खड़े खड़े क्रूरता भरे अंदाज में वह भी किसी को नहीं मार सका था। अनीता की हत्या के बाद उसे अपनी जान की चिंता सताने लगी। मोहन मगर रिवॉल्वर निकाले उसके प्रति सतर्क था। क्षेत्री को एहसास हो गया कि कुछ करेगा तो फौरन मरेगा। वैसे शायद 2 मिनट और जी ले। पुंडीर पलटा, उंगली में फंसी रिवॉल्वर को घुमाया और फिर खतरनाक अंदाज में क्षेत्री को देखा। होठ भींचे क्षेत्री भी पुंडीर को देखे जा रहा था। जानलेवा सन्नाटा वहां छा चुका था। भवन सिंह धड़कते दिल के साथ ठीक 2 कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया। हेलो क्षेत्री, कैसे हो तुम? कई दिनों के बाद मिले हैं हम। एकाएक पुंडीर के होठों पर खतरनाक मुस्कान उभरी। क्षेत्री उसी मुद्रा में पुंडीर को देखता रहा। तुमने उस रात रणवीर सिंह को मारा, गलत किया तुमने। मालूम है मुझे कि मैंने गलत किया, क्षेत्री ने दांत खींचकर कहा। रणवीर को मारना नहीं चाहिए था, बल्कि गोली से उड़ाना चाहिए था, ताकि वह बताने के काबिल नहीं रहता कि उसे किसने मारा है। पुंडीर क्रूरता भरी हंसी हंसा। ठीक कहा, मेरा भी यही ख्याल था कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। क्षेत्री की आंखों में दरिंदगी भरी पड़ी थी। जंग बहादुर पुंडीर ने अनीता गोयल की लाश पर निगाह मारी, फिर क्षेत्री को देखा। मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुनी। मुझे लगता है तुम अनीता गोयल के चक्कर में आ गए थे। उसी ने तुम्हें करोड़ों की दौलत का सपना दिखाकर गड़बड़ करने पर मजबूर किया। पुंडीर बहुत संयम से काम ले रहा था। तुम चाहो तो मेरे पास फिर से वापस आ सकते हो। क्षेत्री की आंखें सिकुड़ गई। मगर ने हैरानी से पुंडीर को देखा, फिर क्षेत्री पर निगाहें टिका दी। पुंडीर ने पुनः रिवॉल्वर उंगली में घुमाई और हथेली में जकड़कर बोला, तुम्हारे पास सोचने को कुछ नहीं है क्षेत्री। फिर सोचना कैसा? हाँ ना में जवाब दो। तुम्हारा अपना वजूद तो खत्म हो चुका है। पुलिस तुम्हारे पीछे देवराज चौहान जैसे इंसान के साथ गद्दारी कर रहे हो, जो कि देर सवेर में उसे पता चल ही जाएगा। और इधर मेरा दिल कर रहा है कि तुम्हें जल्दी से गोली मार दूं, लेकिन तुम मेरे पुराने आदमी हो, इसलिए एक मौका दे रहा हूं। मेरे पास वापस आ जाते हो तो मेरी पनाह में सुरक्षित रहोगे। मैं तुम्हें इतना पैसा दे दूंगा कि नेपाल से कहीं और जा सको। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पुंडीर बेहद समझदारी से क्षेत्री को शीशे में उतार रहा था। रणवीर सिंह और रावत मारे जा चुके हैं, सिर्फ मगर ही बचा था। आदमी उसके पास बहुत थे, परंतु ऐसे नहीं थे कि देवराज चौहान को संभाल पाते, और देवराज चौहान उसके पीछे था। क्षेत्री जैसे इंसान की उसे इस समय सख्त जरूरत थी, जो उसके और देवराज चौहान के बीच खड़ा हो सके।
पुंडीर मुसीबत से भरा यह वक्त निकाल लेना चाहता था। उनके बीच कई पलों तक खतरनाक सन्नाटा छाया रहा। क्षेत्री अपने हालात को समझ रहा था कि उसके पास कहीं भी जाने का रास्ता नहीं है। अगर पुंडीर को मना करता है तो वह उसे अभी शूट कर देगा। इतनी जल्दी मरने की उसे कोई इच्छा नहीं थी। वैसे भी अगर पुंडीर के हाथों इस समय बच निकलता है तो जाएगा कहाँ? उसके लिए सब दरवाजे बंद थे। रही बात कैसीनो की दौलत की, तो पुंडीर के इस तरह बीच में आ जाने के कारण अब दौलत उसके हाथ नहीं लगनी थी। जान ही बच जाए तो बहुत है। क्षेत्री ने फैसला करने में देर नहीं लगाई। पुंडीर साहब, मगर बोल पड़ा, इसे फिर से साथ रखना ठीक होगा? क्यों नहीं होगा? पुंडीर शांत हंसी हंसा। हमारी पहचान बरसों पुरानी है। कुछ दिन के लिए अलग हो गया तो क्या हुआ? ऐसी छोटी छोटी बातों पर मन मैला नहीं करते। तुम बोलो क्षेत्री, क्या कहते हो? क्षेत्री ने पुंडीर को देखते हुए सोच भरी मुद्रा में सिर हिलाया। मुझे आपकी हर बात मंजूर है, लेकिन एक छोटी सी बात मेरी भी रहेगी। बोलो। कैसीनो की दौलत अगर आपके हाथ लग जाती है तो उसमें से मुझे भी कुछ मिलना चाहिए, ताकि मैं कहीं दूर जाकर नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सकूं। मुझे नेपाल से निकलना है। यह बात तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि तुम्हें कुछ दूंगा, कम से कम 1 करोड़। दिया, पुंडीर ने शांत स्वर में कहा। मगर को इन हालात के बीच पुंडीर और क्षेत्री की सौदेबाजी अजीब सी लग रही थी। अब इससे पूछो। पुंडीर की खतरनाक निगाह भवन सिंह की तरफ उठी। यह बताता है कि नहीं दौलत इसने कहाँ रखी है? बताता है तो 1 करोड़ इसे भी दे देंगे। नहीं बताता तो उसे गोली मारो और उस जगह पर हमें ले चलो जहाँ देवराज चौहान है। इससे पहले कि देवराज चौहान हम पर वार करे, हम ही उसे खत्म कर देंगे। क्षेत्री के चेहरे पर खतरनाक भाव नाचने लगे। रिवॉल्वर निकालकर वह भवन सिंह की तरफ बढ़ा। भवन सिंह ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। बिजली किसी गति के साथ उसकी निगाह अनीता गोयल की लाश की तरफ गई। भवन सिंह को अब अपनी जान बुरी तरह फंसी महसूस होने लगी थी। हालात उसके सामने थे और वह जानता था कि अब मुंह बंद रखना खतरनाक है। पुंडीर के पास अब इतना सब्र नहीं बचा था कि उसके बंद होठों को देखता रहे। सबकी खा जाने वाली निगाहें भवन सिंह पर थी। एकाएक भवन सिंह खुद को दरिंदों के बीच घिरा महसूस करने लगा। इस बात को तो वह बखूबी समझ चुका था कि अब मुंह बंद नहीं रखा जा सकता। रखा तो वह हरामजादे उसे छोड़ने वाले नहीं। मुंह खोलने पर मात्र 1% ही चांस था कि वह बच जाए। बहरहाल 1% तो था। पुंडीर का नाम तो वैसे भी काठमांडू के लिए आतंक था, और वह आतंक अब उसके सामने मौत का रूप धारण किए खड़ा था। अनीता गोयल की मौत का नजारा उसने कुछ मिनट पहले अपनी आंखों से देखा था। क्षेत्री जैसे दरिंदे यूं ही पुंडीर की सरपरस्ती में नहीं पलते थे। बोल। क्षेत्री के होठों से वहशियाना स्वर निकला। भवन सिंह ने कठिनता से अपनी बदलती हालत पर काबू पाया। चेहरा और हाव भाव सामान्य हो चुके थे, परंतु आंखों में व्याकुलता और खौफ के हल्के हल्के भाव नाच रहे थे। क्या बोलूं? उल्लू के पट्टे, कैसीनो की करोड़ों की दौलत कहाँ रखाया है? क्षेत्री कुर्राया। इतनी तेजी से गिरगिट भी रंग नहीं बदलती जितनी तेजी से तू पार्टी बदलता है। भवन सिंह ने हिम्मत करके कहा। कुछ देर पहले तू मेरे गुणगान कर रहा था और पुंडीर साहब को गालियां दे रहा था। करना पड़ता है, ऐसा ही करना पड़ता है। क्षेत्री ठीठता से बोला। माल के बारे में बोल। कि मैं तेरे से बात नहीं करना चाहता। हरामी लोग मुझे पसंद नहीं। भवन सिंह ने क्षेत्री के माध्यम से पुंडीर को फूंक दी। अब ऐसा करना उसके लिए जरूरी था, क्योंकि पुंडीर जो चाहता था वह उसे मानना ही था। दौलत उसके हाथ से जा रही थी। बहरहाल वह जाती दौलत की पूंछ पकड़ लेना चाहता था। क्षेत्री की आंखों में क्रूरता उजागर हुई। पुंडीर और मोहन मगर की निगाह भवन सिंह पर आ टिकी। जल्दी बोल। मगर कुर्राया। पुंडीर साहब, मैं आपको कैसीनो की करोड़ों की दौलत के पास ले चलता हूँ। भवन सिंह शांत गंभीर स्वर में कह उठा। लेकिन कुछ तो मेरा भी हक बनता है दौलत पर। यह तो हक मांगता है। मगर ने पुंडीर को देखा। पुंडीर ने हाथ में थमी रिवॉल्वर को उंगली में घुमाया, फिर हथेली में आ जमी। क्या हक चाहिए तेरे को? पुंडीर की आवाज़ शांत थी। मेरे को भी कम से कम 1 करोड़ मिलना चाहिए।
देंगे, मिलेगा, पुंडीर बोला। लेकिन कोई धोखा नहीं होगा। मैंने कह दिया मिलेगा तो पूरा 1 करोड़ मिलेगा। चल। भवन सिंह क्या करता। पुंडीर की बात को ना चाहते हुए भी उसे मानना पड़ा, यकीन करना पड़ा। अपने जाल में वह खुद जकड़ा जा चुका था। आखिरकार भवन सिंह मगर, क्षेत्री और पुंडीर के साथ बाहर निकल गया। देवराज चौहान और जगमोहन पुलिस की निगाहों से बचते हुए जंग बहादुर पुंडीर की तलाश जोरों से कर रहे थे। पुंडीर के हर संभव ठिकाने को टटोल रहे थे कि जहां पुंडीर मिल सकता है या पुंडीर द्वारा छिपाकर रखा गया भवन सिंह मिल सकता है। इस कोशिश में पुंडीर के 7-8 उन आदमियों को शूट करना पड़ा जो उनकी जान लेना चाहते थे, उन्हें गोली मारना चाहते थे। देवराज चौहान और जगमोहन रफ्तार के साथ अपने काम में व्यस्त थे। पुंडीर को लेकर उन दोनों के सिर पर खून सवार था, जैसे उन्होंने सोच रखा हो कि आज वे पुंडीर का निपटारा करके ही रहेंगे। खंडूरी जल्दी से अपने घर पर पहुंचा। उत्तेजना से उसकी टांगें कांप रही थी, दिल जोरों से धड़क रहा था। खुशी के कारण वह समझ नहीं पा रहा था कि उसका गुड़मुड़ सा क्या हाल हो रहा है। करोड़ों रुपयों की सोचकर बुरा हाल था खंडूरी का। चाहकर भी अपने तन मन पर काबू नहीं रख पा रहा था। जब पुलिस ने पकड़ा तो उसे डर था कि जाने वह कितने दिन बंद रहे और भवन सिंह द्वारा भेजी करोड़ों की रसीद लवारिस सी दरवाजे के बाहर लगे लेटर बॉक्स में पड़ी रहेगी, जिसे कि कहीं कोई दूसरा न ले ले। परंतु अब सब ठीक हो गया था। खंडूरी ने हिसाब लगाया कि भवन सिंह का रसीद वाला लेटर कल शाम की डाक से पहुंच गया होगा। कल नहीं तो आज सुबह आने वाली 11-12 बजे की डाक में तो वह लिफाफा आ ही गया होगा और अब उसका इंतजार कर रहा होगा। खंडूरी ने जल्दी से सब कुछ सोचा और फैसला किया कि उसे वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। हालात खराब हैं। बड़े बड़े खतरनाक लोग कैसीनो की करोड़ों की दौलत के पीछे थे। अगर किसी को सपना भी आ गया कि दौलत उसके पास हो सकती है तो फिर ना तो उसकी खैर और ना ही दौलत की, सब कुछ खत्म हो जाएगा। यह तो अच्छा हुआ कि इंस्पेक्टर थापा या इंस्पेक्टर वानखेड़े को उस पर शक नहीं हुआ कि इस मामले में उसका हाथ हो सकता है। शक होता तो पुलिस वालों ने उसका बुरा हाल कर देना था। अब यह खंडूरी का अंतिम फैसला था कि लेटर बॉक्स में मौजूद लिफाफे से एयरपोर्ट के क्लॉक रूम की रसीद हासिल करेगा। एयरपोर्ट जाएगा, वहां करोड़ों की दौलत से भरे तीनों बड़े वाले सूटकेस लेकर काठमांडू से बाहर उस जगह पर पहुंच जाएगा जहां पर भवन सिंह ने उसे मिलना था। वह जानता था कि भवन सिंह पुंडीर के कब्जे में है, परंतु यह भी जानता था कि पुंडीर के कब्जे से निकलकर भवन सिंह तयशुदा जगह पर पहुंच जाएगा। खंडूरी को भवन सिंह का बहुत सहारा था और भवन सिंह को खंडूरी का। खंडूरी को दूर से अपने घर का दरवाजा नजर आया। निगाह दरवाजे पर लगे लेटर बॉक्स पर जा टिकी, जिसमें उसके ख्याल से एयरपोर्ट के क्लॉक रूम की रसीद मौजूद होनी चाहिए थी, जिसके दम पर उसने करोड़ों का रुपया हासिल कर लेना था। दरवाजे की ओर बढ़ते हुए खंडूरी की टांगों का कंपन उत्तेजना और खुशी के कारण और भी तेज हो गया। दरवाजे के समीप पहुंचा तो उसे लगा कि जैसे वह गिर जाएगा। टांग साथ नहीं दे रही थी। खंडूरी ने जैसे दरवाजे पर हाथ रखकर पल भर के लिए सहारा लिया। 10 सांसों जितनी लंबी सांस ली, फिर जल्दी से लेटर बॉक्स का ढक्कन खोला। आंखें और हाथ जल्दी से लेटर बॉक्स के भीतर गए। अगले ही पल जैसे खंडूरी की धड़कन थम गई। हाथ डालने पर भी लेटर बॉक्स के भीतर कुछ नहीं मिला। देखने पर भी निगाहें खाली लेटर बॉक्स पर ही टिक गई। खंडूरी बिल्ली की भांति झपट्टा मारकर लेटर बॉक्स के भीतर अच्छी तरह से देखने लगा। भीतर कुछ होता तो मिलता। खंडूरी को लगा जैसे किसी राक्षस ने उसकी जान को मुट्ठी में खींच लिया हो। उसकी मरी सी हालत हो गई। एयरपोर्ट की रसीद वाला लिफाफा अब तक तो पहुंच जाना चाहिए था। शायद वह यह सोचता कि भवन सिंह अपनी योजना में कामयाब नहीं हो सका होगा, परंतु दौलत देवराज चौहान के पास नहीं पहुंची थी। पुंडीर के हाथ भवन सिंह खाली हाथ लगा था। ऐसे में तो चाहिए था कि वह पहले ही योजना के मुताबिक दौलत को सूटकेसों में भरकर एयरपोर्ट के क्लॉक रूम में जमा करवाकर रसीद एयरपोर्ट से ही डाक में पोस्ट कर देता। फिर रसीद वाला वह लिफाफा पहुंचा क्यों नहीं? खंडूरी ने जबरदस्ती ही खुद को यह समझाकर राहत पहुंचाई कि डाक में लिफाफा आने में
देर सवेर हो गई होगी। हो जाती है। शाम की डाक में तो रसीद वाला लिफाफा अवश्य ही पहुंचेगा। 4 साढ़े 4 बजे शाम की डाक आ जाएगी। 3 साढ़े 3 घंटे की तो बात है। अगर तब भी वह लिफाफा ना आया तो पोस्ट ऑफिस जाकर पोस्टमैन से बात करेगा। जैसे तैसे खुद को समझाकर खंडूरी ने जेब में मौजूद ताले की चाबी निकालने के लिए हाथ जेब में डाला कि अगले पल जड़ा सा खड़ा रह गया। सांस जहां की तहां अटक गई। आंखें ऐसे फैली जैसे कटोरियों से बाहर आकर जमीन पर गिर पड़ेंगी। जमीन पर लिफाफा पड़ा था। वह लिफाफा जिसका उसे इंतजार था, जिसमें करोड़ों की दौलत की रसीद होनी थी, जिस पर आने वाले सुनहरे भविष्य के सपने टिके थे। उस लिफाफे पर उसने अपने हाथ से पता लिखकर भवन सिंह को दिया था। लिफाफे पर अपनी लिखाई उसे स्पष्ट चमकती दिखाई दे रही थी। खंडूरी का पूरा जिस्म कांप उठा। थरथराती बाह उसने नीचे की और वह लिफाफा उठाया। फिर पागलों की तरह देखने लगा। लिफाफा खुला था। भीतर कुछ भी नहीं था। कोई कागज नहीं, कोई रसीद नहीं। खंडूरी के मस्तिष्क में तूफान उठ खड़ा हुआ। मतलब कि कोई लिफाफा खोलकर रसीद निकाल ले गया है। कौन? खंडूरी के हाथ पांव जैसे सुन पड़ गए। सब कुछ समझ रहा था, परंतु फिर भी उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। चेहरा सफेद पड़ चुका था। कौन निकाल ले जा सकता है रसीद? किसे मालूम था कि वह और भवन सिंह ऐसा कुछ करने की सोच रहे हैं। उसकी फटी फटी निगाह लिफाफे पर टिकी थी। खंडूरी को ऐसा लग रहा था जैसे वह मरा पड़ा हो। मिनट भर उसकी हालत मरे जैसी स्थिति में ही पहुंची रही। फिर उसे लगा कि हाथ में थमा लिफाफा कड़क है, ताजा है। अगर कल की डाक में पहुंचा होता, पोस्टमैन शाम को लेटर बॉक्स में डाल गया होता, तो रात भर की ओस के कारण लिफाफे के कागज का कड़कपन समाप्त हो गया होता। देखने में भी लिफाफा पुराना और मैला लगता। मतलब कि घंटा भर पहले ही आने वाली डाक में पोस्टमैन यह लिफाफा लेटर बॉक्स में डालकर गया है। यानी कि पिछले 1 घंटे में ही कोई लिफाफे में से रसीद निकालकर ले गया। लेकिन कौन? अगले ही पल खंडूरी को लगा, हो न हो रसीद ले जाने वाला भवन सिंह ही होगा। पुंडीर के पंजे से खिसक आया होगा। यानी कि भवन सिंह रसीद लेकर सीधा एयरपोर्ट गया होगा और अभी तो वहीं पर ही होगा। इस सोच के बाद खंडूरी को काफी हद तक राहत मिली। हाथ में पकड़ा खाली लिफाफा हाथ से फिसलकर नीचे जा गिरा। उसे जल्दी से एयरपोर्ट पहुंचना होगा। शायद भवन सिंह से वहीं मुलाकात हो जाए। खंडूरी पलटा और तेजी से टैक्सी स्टैंड की तरफ भागा। उसकी टांगें अभी भी जोरों से कांप रही थी। फक चेहरा, जैसे कि वह लुट चुका हो। मन ही मन वह यही प्रार्थना कर रहा था कि सब ठीक ही हो। इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े ने योगेंद्र खंडूरी की सारी हरकतें देखी, दूर से देखी। वानखेड़े कुछ भी नहीं समझ पाया कि मामला क्या है। खंडूरी लेटर बॉक्स में क्या तलाश कर रहा है और फिर घर जाने की अपेक्षा पलटकर तेजी से एक तरफ क्यों चल पड़ा। वानखेड़े की निगाह खंडूरी की पीठ पर थी। इतना तो वह समझ चुका था कि कोई खास बात है। वह खंडूरी के पीछे जाने की सोच ही रहा था कि ठीक उसी समय खंडूरी के घर के सामने कार आकर रुकी। वानखेड़े की निगाह कार की तरफ उठी। पुंडीर, मगर, क्षेत्री और भवन सिंह को कार से निकलते देखा। पुंडीर और क्षेत्री को इकट्ठे देखकर वानखेड़े चौंका। क्षेत्री तो देवराज चौहान के साथ था। मात्र आधे घंटे के लिए वानखेड़े की निगाह उन पर रही। फिर जब निगाह घुमाई तो खंडूरी को अपनी निगाहों से ओझल पाया। वानखेड़े होठ भींचकर रह गया। वह समझ नहीं पाया कि क्या करे। खंडूरी के पीछे उसकी तलाश में जाए, अगर वह ना मिले, कहीं निकल गया हो तो? तब तक यह लोग भी उसकी निगाहों से निकल जाएंगे। वानखेड़े होठ भींचे खड़ा रहा। आखिरकार हालातों के मुताबिक वानखेड़े ने जो सामने था उस पर ही निगाह रखने की सोची। पुंडीर और उसके साथ आए सब पर मन ही मन झल्ला ही रहा था कि खंडूरी उसकी निगाहों से ओझल हो गया, जबकि खंडूरी की हरकतें बता रही थी कि वह किसी खास चक्कर में है। यहाँ क्या करने आया है? मगर ने कार से बाहर निकलते ही भवन सिंह को सख्त निगाहों से देखा। माल लेने। भवन सिंह ने मगर को घूरा। माल? क्षेत्री ने सख्त निगाहों से उसे देखा। कैसीनो का करोड़ों का माल? हाँ। भवन सिंह की आवाज तीखी हो गई। 2 पल उनके बीच शांति रही। कहाँ है? चलो ना, पुंडीर बोला। भवन सिंह आगे बढ़ा।
सब उसके साथ थे। लेटर बॉक्स का 2 इंच का छोटा सा दरवाजा खुला देखकर भवन सिंह की आंखें सिकुड़ गई। आगे बढ़कर उसने लेटर बॉक्स खंगाल डाला। भवन सिंह के हिसाब से उसका पोस्ट किया लिफाफा अब तक डाक द्वारा लेटर बॉक्स में पहुंच जाना चाहिए था। भवन सिंह के हाथों के तोते उड़ गए। तभी उसकी निगाह नीचे फटे पड़े लिफाफे पर पड़ी। लिफाफे को पहचानते ही भवन सिंह ने जल्दी से लिफाफे को उठाया। उसे देखा, यह वही लिफाफा था जिसमें उसने रसीद डालकर पोस्ट की थी। कौन निकाल कर ले गया? क्या खंडूरी? लेकिन वह तो पुलिस की कस्टडी में है। फिर कौन ले गया? क्या हुआ? पीछे से क्षेत्री का हाथ भवन सिंह के कंधे पर पड़ा। भवन सिंह ने क्षेत्री को देखा, सबको देखा। सबके चेहरे पर खतरनाक भाव थे। दौलत पाने वाली रसीद गायब थी। इन लोगों को यह मालूम हो गया तो फौरन उसे खड़े पांव शूट कर देंगे। भवन सिंह ने लिफाफे को होशो हवास कायम करके देखा तो उसे लगा लिफाफे से रसीद निकाले ज्यादा देर नहीं हुई। हो सकता है रसीद ले जाने वाला एयरपोर्ट पर ही हो। भवन सिंह को अपनी जान के लाले पड़े नजर आ रहे थे। भवन सिंह जल्दी से कार की तरफ पलटा। आओ। कहाँ? क्षेत्री ने उसकी कलाई पकड़ ली। भवन सिंह ने खा जाने वाली निगाहों से क्षेत्री को देखते हुए अपनी कलाई छुड़ाई। सवाल जवाब मत करो, जो कह रहा हूं करते जाओ। अगले ही पल पुंडीर का इशारा सबको मिला। वह कार में बैठा। एयरपोर्ट चलना है। भवन सिंह ने बेचैनी से ड्राइविंग सीट पर बैठे मगर को देखकर कहा। मगर ने कार आगे बढ़ा दी। ओट में खड़ा इन्हें देखता वानखेड़े फौरन अपनी कार की तरफ बढ़ा, जो इंस्पेक्टर थापा ने खंडूरी का पीछा करने के लिए इंतजाम करके दी थी। उसी कार पर वानखेड़े ने पुंडीर की कार का पीछा किया। भवन सिंह सबको लेकर काठमांडू के एयरपोर्ट पर पहुंचा। क्लॉक रूम के काउंटर पर पहुंचा। वहां सब ठीक ही नजर आया। सबकी निगाह भवन सिंह पर थी और भवन सिंह को ऐसा लग रहा था जैसे मामला बिगड़ चुका है। करोड़ों की दौलत उसके हाथ से निकल चुकी है। सवाल दौलत का नहीं, साथ में जान का मुद्दा भी था। दौलत नहीं मिली तो पुंडीर उसे बेकार समझकर शूट कर देगा। मामला क्या है? मगर ने आंखें सिकोड़कर भवन सिंह को देखा। भवन सिंह बिना कुछ कहे क्लॉक रूम वाले काउंटर पर पहुंचा। काउंटर पर मौजूद युवक से सूटकेसों की बाबत उसने बात की। 2 मिनट की सिर खपाई के बाद उस युवक ने विश्वास भरे स्वर में कहा कि वह पिछले 4 घंटों से ड्यूटी पर है, लेकिन सामान लेने वाला ऐसा कोई भी नहीं आया जिसकी रसीद पर एक साथ 3 सूटकेस दर्ज हों। भवन सिंह ने उसे सूटकेसों का रंग भी बताया कि वह गहरे नीले रंग के हैं और कितने बड़े साइज के हैं। आखिरकार भवन सिंह तसल्ली करके वहां से हटा कि अभी करोड़ों की दौलत से भरे उन सूटकेसों को लेने कोई नहीं आया। तसल्ली मिली कि अभी दौलत काबू में है। पुंडीर के इशारे पर भवन सिंह को एक तरफ एकांत शांत कोने में ले जाया गया। पूरा मामला बताओ, पुंडीर ने सख्त स्वर में पूछा। अब भवन सिंह के पास कोई बहाना नहीं था कि अपना मुंह बंद रख सके। पुंडीर जैसा इंसान अब तक सब्र से काम ले रहा था, लेकिन अब उसका सब्र टूटने लगा था। सुना नहीं तुमने? भवन सिंह को खामोश पाकर मगर दांत भींचकर कुर्राया। दौलत मिल जाएगी। भवन सिंह ने थोड़ा और वक्त खपाना चाहा। तसल्ली रखो। पुंडीर की आंखों में दरिंदगी नाचने लगी। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, सारा मामला बताओ। भवन सिंह ने पुंडीर को देखा। तीनों उसे घेरे खड़े थे। भवन सिंह ने सूखे होठों पर जीभ फेरते हुए धड़कते दिल से सारी बात बता दी। सुनते ही जंग बहादुर पुंडीर के जबड़ों में कठोरता से भरा कसाव आ गया। मतलब कि करोड़ों की दौलत से भरे तीनों सूटकेस अभी तक क्लॉक रूम में पड़े हैं और उन्हें पाने की रसीद तुम्हारे पास नहीं है। उसे तुम खो चुके हो, उसे कोई दूसरा ले गया है। पुंडीर का खतरनाक लहजा सुनकर भवन सिंह ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। सूटकेस कितने बड़े हैं? पुंडीर एक एक शब्द चबाकर पूछ रहा था। भवन सिंह ने साइज बताया। कौन सी कंपनी के थे? भवन सिंह ने बताया। उनका रंग कौन सा था? गाढ़े नीले रंग के। भवन सिंह की जान सूखी जा रही थी। 2 पलों के लिए उनके बीच पैनी खामोशी छा गई। साले कुत्ते, क्षेत्री कुर्राया। सारी दौलत हाथों से निकाल दी। मैं? खामोश रहो क्षेत्री, अभी दौलत हमारी हद में है, हम उसे पालेंगे। कैसे? क्षेत्री के जबड़े फिंच गए। पुंडीर ने बेहद शांत भाव से मगर से कहा, जिसके पास भी क्लॉक रूम में मौजूद उन सूटकेसों की रसीद है, वह देर सवेर उन सूटकेसों को लेने आएगा। सूटकेसों की संख्या, उनका रंग और कंपनी हमें पता है।
अपने आदमियों को बुलाओ और उन्हें सूटकेसों का पूरा ब्यौरा देकर यहाँ फैला दो। जो भी वैसे 3 सूटकेसों को लेकर एयरपोर्ट से निकले उससे सूटकेस छीन लिए जाएं। जी। मगर की आंखें चमक उठी। मेरे ख्याल में आज या कल जिसके पास रसीद है वह सूटकेस लेने आ जाएगा। पुंडीर की आवाज में विश्वास से भरे भाव थे। तुम फोन करके अपने आदमियों को बुलाओ। मगर बूथ की तरफ बढ़ गया। भवन सिंह का चेहरा हल्दी की तरह पीला पड़ा हुआ था। दौलत पाने के लिए जो खतरनाक खेल उसने खेला था वह फ्लॉप हो गया था। सब कुछ ठीक रहा और ठीक ही रहना था। बस एक ही जगह गड़बड़ हो गई कि खंडूरी को पुलिस ने पकड़ लिया। अगर खंडूरी पर पुलिस हाथ नहीं डालती तो करोड़ों की दौलत पाने की रसीद खंडूरी के पास होनी थी। बल्कि अब तक तो करोड़ों की दौलत से भरे उन सूटकेसों को लेकर काठमांडू के बाहर खिसक गया होता। बहरहाल अब तो भवन सिंह को अपनी जान खतरे में लगने लगी थी, क्योंकि पुंडीर की निगाहों में वह उसके काम का नहीं रहा था और जो वह जानता था पुंडीर जान चुका था। योगेंद्र खंडूरी ऑटो पर एयरपोर्ट पहुंचा था, इसलिए पुंडीर की पार्टी से 10 मिनट देर से वहां पहुंचा था। तब जबकि भवन सिंह पुंडीर और उसके आदमियों से घिरा क्लॉक रूम के काउंटर पर खड़े क्लर्क से बेचैनी भरे अंदाज से पूछताछ कर रहा था। खंडूरी की आंखों में दहशत नाची। 2 पलों में ही समझ गया कि भवन सिंह को पुंडीर ने पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया है। तभी भवन सिंह इन लोगों को यहाँ लेकर आया है। उसने मुंह खोल दिया है। मतलब के लिफाफे में से रसीद भवन सिंह ने निकाली है। खंडूरी ओट में होकर खौफ भरी निगाहों से उन्हें देखे जा रहा था। जल्दी ही खंडूरी को मामला समझ में आ गया कि भवन सिंह पुंडीर के कब्जे में अवश्य है, परंतु उनके पास सूटकेसों को हासिल करने की रसीद नहीं है। खंडूरी पुंडीर, शेत्री, मगर और भवन सिंह की हरकतों को नोट कर रहा था। शेत्री को पुंडीर के साथ देखकर खंडूरी को अजीब सी हैरानी हो रही थी। तभी खंडूरी ने इंस्पेक्टर वानखेड़े को देखा तो 2 पल के लिए उसके होश गुम हो गए। वानखेड़े यहाँ कैसे? अगले ही पल खंडूरी के मस्तिष्क को झटका लगा। वह फौरन समझ गया कि इंस्पेक्टर थापा ने चाल के तहत उसे छोड़ा है और पीछे वानखेड़े को लगा दिया। मतलब कि थापा और वानखेड़े को शक ही नहीं, यकीन है कि इस मामले में उसका पूरा हाथ है। खंडूरी सतर्क हो गया। जल्दी ही उसने महसूस किया कि वानखेड़े को उसकी स्थिति का आभास नहीं है। खुद को ठीक तरह छिपाए वह पुंडीर की हरकतों पर निगाह टिकाए हुए था। खंडूरी को स्पष्ट महसूस हो गया कि दौलत तो दूर गई और अब हालात ऐसे खतरनाक हो गए हैं कि जान भी खतरे में लगने लगी थी। ऐसे वक्त और बुरे हालात में खंडूरी पुंडीर जैसे दरिंदे की निगाहों में नहीं आना चाहता था। वह जानता था भवन सिंह पुंडीर के पंजे में फंस चुका है। 1.5 घंटे में एयरपोर्ट पर पुंडीर ने ऐसा इंतजाम कर दिया कि जो भी उन 3 सूटकेसों को लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकले फौरन निगाह में आ जाए। इस काम में पुंडीर ने अपने 8 बेहतरीन आदमी एयरपोर्ट पर फैला दिए थे। पुंडीर को पूरा विश्वास था कि जल्द ही दौलत उसके हाथ आ जाएगी। इन सारे कामों से फारिग होकर पुंडीर ने शेत्री को देखा। अब तुम मुझे वहां ले चलोगे जहां देवराज चौहान का ठिकाना है। वह बहुत खतरनाक इंसान है। पुंडीर की आंखों में सर्द भाव उभरे। तो क्या हुआ? इससे पहले कि वह हमें मारे, हमें उसे खत्म कर देना चाहिए। अगर उसे ज्यादा देर आजाद रहने का मौका दिया गया तो जाने वह क्या कर दे। पहले ही वह मेरा तगड़ा नुकसान कर चुका है। शेत्री ने सहमति से सिर हिलाया। इसका क्या किया जाए? मगर बोला। उसका इशारा भवन सिंह की तरफ था। पुंडीर ने भवन सिंह को देखा। भवन सिंह का चेहरा सफेद पड़ गया। साथ ले चलो। मगर ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, फिर जाने क्या सोचकर खामोश हो गया। 5 मिनट पश्चात ही उनकी कार एयरपोर्ट से वापस दौड़ रही थी। मगर ड्राइविंग सीट पर था। करीब शेत्री बैठा था, पीछे पुंडीर और भवन सिंह। रास्ते में सुनसान जगह आई तो पुंडीर ने कार रोकने को कहा। मगर ने सड़क के किनारे कार रोकी। नीचे उतरो, पुंडीर ने शांत स्वर में भवन सिंह से कहा। भवन सिंह का घबराहट के कारण बुरा हाल था। पुंडीर के यह शब्द सुनने पर भवन सिंह यह समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। अजीब सी हालत में दरवाजा खोलकर भवन सिंह बाहर निकला। पुंडीर ने अपना हाथ बढ़ाकर कार का दरवाजा बंद किया और बोला, चलो। इसके साथ ही पुंडीर ने जेब से रिवॉल्वर निकाल ली। तभी कार आगे बढ़ी। पुंडीर ने कार में ही रिवॉल्वर को सीधा किया और एक साथ 2 गोलियां चला दी।
कार में कानों को फाड़ देने वाले जोरदार धमाके हुए। कार आगे बढ़ती चली गई। दोनों गोलियां भवन सिंह की छाती पर लगी थी। वह चीख कर उछला और सड़क के किनारे जा गिरा। एक गोली दिल के करीब लगी थी, जिसके कारण फौरन ही उसकी जान निकल गई। इंस्पेक्टर वानखेड़े पुंडीर की कार के पीछे था, काफी पीछे, ताकि खाली सुनसान सड़क पर पीछे आने वाली कार पर पुंडीर, मगर या क्षेत्री को शक न हो सके। गोलियों की आवाज उसने सुनी, दूर से सारा नजारा देखा, लेकिन वह रुका नहीं। पुंडीर की कार के पीछे लगा रहा। जाने क्यों पुंडीर की हरकतें वानखेड़े को एहसास दिला रही थी कि पुंडीर के इरादे ठीक नहीं हैं। वानखेड़े के पीछे टैक्सी पर खंडूरी था। योगेंद्र खंडूरी ने टैक्सी रुकवाई और बदहवास सा नीचे पड़े भवन सिंह की तरफ भागा। भवन सिंह के शरीर को हाथ लगाते ही खंडूरी को मौत का तीव्र झटका लगा। भवन सिंह जिंदा नहीं था। खंडूरी ना समझने वाले अंदाज में कई पलों तक भवन सिंह के मृत चेहरे को देखता ही रहा। फिर उसका शरीर जोरों से कांपा। वह भवन सिंह के मृत शरीर से लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ा। जिज्जे, बुरे हाल में खंडूरी रोते हुए बोला, ये क्या हो गया तेरे को जिज्जे? यह तू क्या कर गया मेरे को छोड़कर जिज्जे, मेरे जिज्जे? भवन सिंह जिज्जा था तो दोस्त भी था, बरसों का साथ था। अच्छे बुरे काम दोनों ने एक साथ मिलकर ही किए थे। दोनों का एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं था। इतना दुख तो उसे अपनी बहन की मौत का भी नहीं हुआ था। इतना तो वह अपनी बहन के मरने पर भी नहीं रोया था, जितना कि इस समय अपने जिज्जे भवन सिंह के मरने पर रो रहा था, तड़प रहा था। इंस्पेक्टर वानखेड़े ने थापा को फोन किया। खंडूरी ने क्या किया? छूटते ही इंस्पेक्टर थापा की आवाज वानखेड़े की कानों में पड़ी। खंडूरी की बात छोड़ो, यहाँ तो कुछ और ही मामला होने जा रहा है। वानखेड़े गंभीर था। क्या मतलब? थापा के चौंकने का स्वर उसके कानों में पड़ा। पुंडीर भारी गड़बड़ करने जा रहा है। वह शायद उस जगह को घेरने की तैयारी में है जहां देवराज चौहान ने ठिकाना बना रखा है। शायद वह अपने आदमी बुलवा रहा है। अगर पुंडीर अपने इरादे में कामयाब हो गया तो थापा, वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। वानखेड़े के भींचे स्वर में चिंता की झलक थी। 2 क्षणों के लिए थापा की तरफ से कोई आवाज नहीं आई। थापा? पुंडीर को देवराज चौहान के ठिकाने का पता कैसे चला? थापा की आवाज आई। क्षेत्री के कारण। क्षेत्री देवराज चौहान के साथ था, परंतु अब मैंने उसे पुंडीर के साथ देखा है। शायद वह फिर पुंडीर की तरफ हो गया है। क्षेत्री ने ही पुंडीर को देवराज चौहान का ठिकाना बताया होगा। हरामजादा! थापा का क्रोध से भरा स्वर आया। तुम कहाँ से बोल रहे हो? वानखेड़े ने बताया। वहीं रहना, मैं पहुंच रहा हूँ। थापा की आवाज में सुलगन थी। देवराज चौहान कहाँ पर है? मालूम नहीं। अगर मैं यह जानने की चेष्टा करता हूँ तो पुंडीर की निगाहों में आ जाऊंगा। इस समय पुंडीर के पास आदमियों की ताकत है, वह मुझे भी खत्म कर देगा। मैं आता हूँ। हीरालाल सूर्यवंशी यह सोचकर घर से निकला था कि पहलवान के होटल जाकर कुछ खाकर फौरन ही लौट आएगा। पहले वह कुछ देर पहलवान के साथ कैसीनो डकैती पर बातें करता रहा। कैसीनो डकैती की करोड़ों की दौलत के बारे में बात करके पहलवान ऊपर ऊपर से ही मजा ले रहा था। खा पीकर हीरालाल ने पेट भरा। पहलवान अभी तक बातें करने में ही डटा हुआ था। हीरालाल धीरज के साथ उसकी बातें सुन रहा था, क्योंकि पहलवान ने जीती रकम 40 में से 10,000 देने को कहा था, जबकि हीरालाल को इस बात का भी एहसास था कि उसे वापस पहुंचना है, कहीं पीछे से खंडूरी ना आ जाए, जबकि उसके ख्याल से खंडूरी के इतनी जल्दी पुलिस के शिकंजे से छूटकर आने की आशा ना के बराबर थी। आखिरकार अपनी झुंझलाहट को छिपाते हुए हीरालाल कह उठा, यार पहलवान, मुझे जाना भी है, कुछ काम है। हाँ, मैं तो पुल्ली गया सी, फिर गल करांगे। ऐसे कैसे जाऊं? हीरालाल ने मुंह बनाया। क्यों? पहलवान ने उसे घूरा। तो क्या दोपहर का और रात का खाना भी पैक? मैं 10,000 की बात कर रहा हूँ, वह तो दे। हीरालाल ने गहरी सांस ली। हाँ, दे दांगा। मैं वापस गुरदासपुर नहीं जान लग रहा। तुम तो अभी दे रहे थे। मैं ऐसी गल नहीं कही। हाँ, देन वास्ते जरूर कही सी, दे दांगा। तूने तो अभी कहा था देने को। पहलवान ने उसे घूरा। देखो, मैनू तेरा कोई उधार नहीं देना, अपनी खुशी नाल दे रहा वहाँ। 1-2 दिन बाद आके ले लई। 60,000 दे टोकन कैश कराने वे, 40 जीतते हो ना, और 20 के
मैं खेलने वास्ते लिखते सी। 60,000 मेरा फंसिया पे आवे। तुम्हारे टोकन महीना कैश नहीं होंगे तो क्या मैं महीना चक्कर? उधार खान वास्ते 20 सालों से तू मेरे पास चक्कर लगाता है। 10,000 लेने वास्ते चक्कर नहीं लगाएगा? बोल लगाएगा। जिनने में लगवाऊंगा तो उनने लगाएगा। पहलवान को उखड़ते देखकर हीरालाल प्यार से बोला, यार पहलवान, तेरे टोकन कैश होते रहेंगे। तेरे पास पैसे की क्या कमी? तू मेरे को 10,000 दे, मेरी जिंदगी संवर जाएगी। दे दे यार, तूने हमेशा मेरी हेल्प की है, इस बार भी। ठीक है रे, ठीक है, 1-2 दिन बाद आके ले जाए। हीरालाल के होठों से गहरी सांस निकली। वह समझ गया कि अभी पहलवान का मूड नोट निकालने का नहीं है। मन ही मन झल्लाते परंतु चेहरे पर मुस्कुराहट लिए वह उठा। ठीक है, मैं कल आऊँगा, कल पक्का दे देना। कोई पक्का नहीं, कल दा परसों भी हो सकता वे। परसों से अगला दिन तो नहीं होगा ना? हीरालाल ने मक्खन लगाने वाले अंदाज में कहा। आप आई, परसों तक मिल जाएंगे। होटल से बाहर निकलकर हीरालाल तेजी से वापस चल पड़ा। 2 घंटे बाद वह वापस घर पहुंचा था। खंडूरी के मकान का दरवाजा बंद था, ताला वैसे ही लटक रहा था, मतलब कि खंडूरी नहीं लौटा। सोचते हुए हीरालाल ने गहरी सांस ली और अपने घर में प्रवेश कर गया। जगमोहन का चेहरा क्रोध से सुर्ख होकर धधक रहा था। चेहरे पर कई घंटों की भाग दौड़ के कारण पैदा हुई थकावट स्पष्ट उजागर हो रही थी। उसके दांत भींचे हुए थे। देवराज चौहान का चेहरा कठोर हुआ पड़ा था। होठों से सुलगती सिगरेट फंसी थी। वह अब सामान्य गति से कार ड्राइव कर रहा था। पिछले कई घंटों से दोनों जंग बहादुर पुंडीर को तलाश कर रहे थे, लेकिन जाने क्या बात थी, जंग बहादुर पुंडीर के बारे में उन्हें कोई खबर नहीं मिल रही थी। पुंडीर का हर वह ठिकाना जहां वह मिल सकता था खूब तलाश किया, परंतु पुंडीर के बारे में कोई खबर नहीं मिली कि वह कहाँ है, क्या कर रहा है या फिर कहाँ हो सकता है। लेकिन आखिरी खबर जो उन्हें मिली वह वास्तव में दिमाग को झटका लगने के काबिल थी कि पुंडीर के साथ रंग बहादुर क्षेत्री भी है। क्षेत्री जो पुंडीर के खिलाफ इस समय उसका इस कदर दुश्मन बना हुआ था, वह भला पुंडीर के साथ कैसे हो सकता है? लेकिन मिली खबर को इस तरह बोगस समझकर उड़ाया भी नहीं जा सकता था। कोई बात तो बीच में होगी ही। इतना तलाश करने पर भी पुंडीर हमें नहीं मिल रहा। जगमोहन ने दांत खींचकर कहा। इस बात का सिर्फ एक ही जवाब है कि पुंडीर अपने ठिकाने पर ना होकर किसी बात के लिए भाग दौड़ कर रहा है। अगर वह अपनी किसी जगह पर पहुंचा होता तो हमें मालूम हो गया होता। कहीं ऐसा तो नहीं कि दौलत पुंडीर के हाथ लग गई और साला खिसक गया हो। दौलत के साथ पुंडीर कहीं भी चला जाए, मैं उसे छोड़ने वाला नहीं। जगमोहन ने दांत पीसते हुए कहा। वह करोड़ों की दौलत हमारी है, कैसीनो को हमने लूटा है। देवराज चौहान खामोशी से कार ड्राइव करता रहा और वह हरामी क्षेत्री सुबह क्या कहकर निकला था? जगमोहन ने पूर्वता लहजे में कहा, यही कि पुंडीर को तलाश करने जा रहा है। देवराज चौहान का स्वर बेहद शांत था। पुंडीर को तलाश करने? जगमोहन गुर्राया, और सुनने में आ रहा है कि इस समय वह पुंडीर के साथ है। जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा, जबकि दोनों खासे दुश्मन बन चुके थे। क्षेत्री ठीक ही कहकर निकला था कि वह पुंडीर को तलाश करने जा रहा है। देवराज चौहान ने दरिंदगी से कहा, उसने पुंडीर को तलाश कर लिया, उसके साथ मिल गया। क्यों? यह वही जाने। इनमें आपस में क्या बात हुई है वह वही जाने। जो कुछ भी होगा जल्दी ही सामने आ जाएगा। क्षेत्री के पुंडीर के साथ मिल जाने की बात सही निकली तो मैं क्षेत्री को बहुत बुरी मौत मारूंगा। हमारे साथ धोखेबाजी करने का अंजाम क्या होता है क्षेत्री को शायद यह पता नहीं। जगमोहन के चेहरे पर खतरनाक भाव फैले हुए थे। यह भी तो पता नहीं चल रहा कि उसने भवन सिंह को कहाँ छिपा रखा है। ज्यादा देर वह भवन सिंह को छिपाकर नहीं रख सकता। भवन सिंह बहुत जल्द सामने आएगा, बेशक वह किसी भी हालत में सामने आए। हो सकता है पुंडीर भवन सिंह के पास हो और उससे मालूम करने की चेष्टा कर रहा हो कि उसने दौलत कहाँ छिपा रखी है, और भवन सिंह यह बात आसानी से कहाँ बताने वाला। जगमोहन दांत भींचे बैठा रहा। अब हम कहाँ जा रहे हैं? पुंडीर की कोई? हम वापस अपने ठिकाने पर जा रहे हैं। शाम को फिर पुंडीर की तलाश करेंगे, और अगर क्षेत्री वास्तव में पुंडीर से जा मिला है तो हमें अपने ठिकाने पर पुंडीर का खतरा हो सकता है। इस बारे में सावधान रहना। देवराज चौहान की बात सुनकर जगमोहन आंखें सिकोड़कर
उसे देखने लगा, जबकि देवराज चौहान का चेहरा चट्टान की तरह सख्त हुआ पड़ा था। इंस्पेक्टर थापा ने उस जगह पुलिस कार रोकी जहां वानखेड़े ने उसे मिलना था। पुलिस कार को देखकर वानखेड़े अपनी जगह से बाहर निकल आया। इस सड़क के दाईं तरफ मकानों के पार जो सड़क थी, पुंडीर और उसके आदमियों ने वहां घेरा डाला हुआ था। वानखेड़े थापा के बगल में भीतर जा बैठा और सिगरेट सुलगा ली। यह सब क्या हो रहा है? थापा के होंठ खींचे हुए थे। वानखेड़े ने एक बार फिर सब कुछ बताया। इंस्पेक्टर थापा की निगाह वानखेड़े पर थी। भवन सिंह को शूट करने का मतलब है कि पुंडीर दौलत के बारे में जान गया है। हो सकता है ऐसा ही हो, लेकिन पुंडीर की मूवमेंट देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कैसीनो की दौलत उसके हाथ नहीं लगी होती तो वह अपने आदमियों के साथ यूं यहाँ मौजूद न होता। चंद पल खामोश रहकर थापा भिंचे स्वर में बोला, यह क्षेत्री को क्या हो गया? अब क्या कहा जा सकता है कि वह पुंडीर के साथ फिर क्यों मिल गया? हरामजादा है, इतनी जल्दी तो नेता भी दल नहीं बदलते। थापा का स्वर कड़ा था। मुझे समझ नहीं आया कि खंडूरी लेटर बॉक्स में क्या तलाश कर रहा था। वह इतना घबराया हुआ लग रहा था कि उसने घर का ताला भी नहीं खोला और उल्टे पांव भाग खड़ा हुआ। नीचे से कोई कागज, लिफाफा जैसी चीज उठाने पर उसकी हालत और भी बुरी हो गई थी। मुझे इतना वक्त नहीं मिला कि उस लिफाफे को देख पाता। उसी लिफाफे को पुंडीर के साथ आए भवन सिंह ने देखा। ये सब एयरपोर्ट पर गए और क्लॉक रूम के काउंटर पर कुछ पूछने लगे। इन सारे कामों के दौरान मैं नहीं समझ पाया कि वे लोग क्या कर रहे थे। मैं क्लॉक रूम के काउंटर से भी नहीं पूछ पाया, उनके पीछे ही लगा रहा। पुंडीर की फास्ट मूवमेंट देखकर ही मैं समझ गया था कि वह कुछ करने जा रहा है। क्षेत्री के दम पर उसने देवराज चौहान का ठिकाना जान लिया होगा, तभी तो यह घेराबंदी की है। मेरे ख्याल में पुंडीर देवराज चौहान को साफ करके अपने सिर से मौत का खतरा हटाकर ही करोड़ों की दौलत की तरफ बढ़ना चाहता होगा। हो सकता है तुम ठीक कह रहे हो, फिर भी हो सकता है यहाँ देवराज चौहान का ठिकाना ना हो। वानखेड़े ने कष्ट लेकर थापा को देखा। इन हालात में पुंडीर ऐसे किसी भी काम में व्यस्त नहीं हो सकता कि उसे घेराबंदी करनी पड़े। मुझे पूरा विश्वास है कि उसने देवराज चौहान के ठिकाने पर ही घेराबंदी की है। वानखेड़े ने दृढ़ स्वर में कहा। साथ में यह बात भी है कि देवराज चौहान इस समय मौजूद नहीं है, वरना जाने क्या हो चुका होता। थापा के होंठ भींच गए। यह तो बहुत गड़बड़ वाली बात हो गई। वानखेड़े कुछ नहीं बोला। देवराज चौहान अपनी जगह पर पहुंचेगा तो खास सतर्क नहीं होगा, क्योंकि क्षेत्री के पुंडीर के साथ मिल जाने की शायद उसे खबर नहीं होगी। पुंडीर की घेराबंदी भी उसे आसानी से नजर नहीं आएगी। ऐसे में तो वह पुंडीर के घेरे में पूरी तरह फंस जाएगा, जबकि हम देवराज चौहान के दम पर ही पुंडीर को खत्म करने की सोचे बैठे हुए हैं। अगर पुंडीर अपने मकसद में कामयाब हो गया तो उसका दूसरा निशाना मैं हूँगा। वानखेड़े ने थापा को गहरी निगाहों से देखा। पुंडीर अपने मकसद में इतनी आसानी से कामयाब नहीं हो सकता। वानखेड़े ने एक एक शब्द चबाकर कहा, यह मत भूलो, वह देवराज चौहान है जो अपनी ताकत, समझदारी, चालाकी से और किस्मत के मेहरबान होने के कारण आज तक हर बात से बचा हुआ है। बचा हुआ है? थापा ने बड़ी गंभीरता से वानखेड़े के शब्द दोहराए। यह भी हो सकता है कि अब न बचे। आने वाले वक्त का कोई भरोसा नहीं। वक्त जब पलटी मारता है तो जाने क्या क्या ले डूबता है। वानखेड़े ने कोई जवाब नहीं दिया। कार में कई पलों तक खामोशी व्याप्त रही। देवराज चौहान को कुछ हो जाना इस समय हमारे लिए, खास तौर से मेरे लिए ठीक नहीं होगा। थापा ने एक एक शब्द चबाकर खतरनाक लहजे में कहा। पुंडीर तैयारी के साथ खड़ा है, साथ में उसके गनमैन है, जबकि देवराज चौहान ऐसी किसी बात के प्रति लापरवाह होगा। वह धोखे से मारा भी जा सकता है। देवराज चौहान को इस वक्त कुछ हो जाए, यह मुझे पसंद नहीं, क्योंकि उसके साथ ही मेरी जिंदगी और मौत जुड़ी है। देवराज चौहान के बाद पुंडीर मुझे भी नहीं छोड़ने वाला। लेकिन हम देवराज चौहान को बचाने, सतर्क करने के लिए पुंडीर के फैले घेरे में नहीं जा सकते। वानखेड़े ने स्पष्ट स्वर में कहा, तुम जाना चाहो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। इंस्पेक्टर थापा ने दांत भींचकर वानखेड़े को देखा। वानखेड़े के चेहरे पर गंभीरता के भाव थे। जो भी हो, हमें देवराज को पुंडीर के घेरे में नहीं पहुंचने देना। अगर हमें मालूम होता कि देवराज चौहान कहाँ है तो हम यह कोशिश कर सकते थे। ऐसा हमें हर हाल में करना है वानखेड़े साहब। इंस्पेक्टर थापा, तुम अजीब सी बात कर रहे हो।
हमें देवराज चौहान की कोई खबर नहीं। यह नहीं मालूम कि वह कहाँ मिल सकता है, या फिर कब आएगा, या फिर किस रास्ते से आएगा। वानखेड़े ने खींच भरे स्वर में कहा। हो सकता है हम यहाँ बैठे बातें करते रहें और उस तरफ दूसरी सड़क पर देवराज चौहान पुंडीर के आदमियों के घेरे में फंस चुका हो। बात को समझो इंस्पेक्टर थापा, हमें देवराज चौहान की कोई खबर नहीं, इसलिए हम उसे यहाँ पहुँचने से नहीं रोक सकते। इंस्पेक्टर थापा के चेहरे पर कठोरता के भाव नाचने लगे। वानखेड़े, थापा एक एक शब्द चबाकर कह उठा, बेशक मुझे पुंडीर के घेरे में क्यों न जाना पड़े, लेकिन मैं तब तक देवराज चौहान को नहीं मरने दूंगा जब तक कि वह पुंडीर को खत्म नहीं कर देता। इंस्पेक्टर वानखेड़े के होठों से गहरी सांस निकल गई। जितनी मुझे अपनी मौत की परवाह है कि मैं मरना नहीं चाहता, उतना ही मैं इस बात का ख्वाहिशमंद हूँ कि पुंडीर खत्म हो जाए। काठमांडू शहर से पुंडीर जैसे खतरनाक इंसान का नामो निशान मिट जाए। वानखेड़े इंस्पेक्टर थापा के सुलगते चेहरे को देखता रहा। कई पलों की खामोशी के पश्चात इंस्पेक्टर वानखेड़े ने गंभीर स्वर में कहा, थापा, कोई और वक्त होता तो मैं देवराज चौहान को बचाने जैसा काम कभी नहीं करता। मेरा काम उसे गिरफ्तार करना है, जरूरत पड़ने पर उसे खत्म करना है, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं ऐसा करूं। मतलब कि तुम देवराज चौहान को आने वाले खतरनाक हालात से बचा सकते हो? शायद, कोशिश कर सकता हूँ। वानखेड़े ने होठ भींचकर सोच भरे स्वर में कहा। तो जल्दी करो। थापा के स्वर में व्याकुलता उभरी। जिस मकान में देवराज चौहान ने ठिकाना बना रखा है, उस तरफ आने के दो रास्ते हैं। अब यह तुम बताओ कि देवराज चौहान अगर आएगा तो किस तरफ से वापस आएगा? इंस्पेक्टर थापा इस सारे इलाके से वाकिफ था। किस तरफ से आएगा यह तो नहीं बताया जा सकता, थापा ने फौरन कहा, लेकिन ज्यादा चांस बड़ी सड़क की तरफ से आने के हैं। लेकिन तुम करना क्या चाहते हो? देखते रहो। वानखेड़े ने जैसे निर्णायक फैसला किया। तुम इधर आओ, मुझे ड्राइविंग सीट पर बैठने दो। थापा उसकी जगह पर आ गया और वानखेड़े ड्राइविंग सीट पर। मुझे बताना कि देवराज चौहान के इंतजार में बड़ी सड़क पर किस जगह हमें इंतजार करना चाहिए। कुछ देर बाद थापा के कहने पर वानखेड़े ने सड़क के किनारे कार रोक दी। वहां से पुंडीर और उसके आदमियों का घेरा इतनी दूर था कि उन पर निगाह पड़ने की संभावना नहीं के बराबर थी। कुछ तो पता चले कि तुम। प्लीज थापा, वानखेड़े ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, अभी कुछ भी मत पूछो। देवराज चौहान अगर इसी सड़क से आता है तो मैं तुमसे वायदा करता हूँ, उसे पुंडीर के घेरे में नहीं फंसने दूंगा। वह दूसरी सड़क से आया तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा। इंस्पेक्टर थापा ने बेचैनी से पहलू बदला। 1.5 घंटे इंतजार के बाद वानखेड़े की निगाह सड़क पर तेजी से गुजरती कार पर पड़ी तो अगले ही पल उसके होठ भींच गए। उस कार की ड्राइविंग सीट पर देवराज चौहान था। साथ में जगमोहन बैठा नजर आया। वह देवराज चौहान? थापा के होठों से हड़बड़ाया सा स्वर निकला। तब तक वानखेड़े कार स्टार्ट कर चुका था। उसने जल्दी से पुलिस का सायरन ऑन किया और कार को सड़क पर तेजी से मोड़ा। फिर अगले ही पल वह देवराज चौहान की कार के पीछे था। कार पर लगा पुलिस सायरन तेजी से चीख रहा था। देखते ही देखते देवराज चौहान की कार की रफ्तार भी तेज हो गई। वानखेड़े ने भी कार की गति तेज कर दी। अब दोनों कारें तेजी से आगे पीछे थी। इंस्पेक्टर थापा हड़बड़ाकर चीखा, यह क्या कर रहे हो? थापा जरा भी नहीं समझ पाया कि वानखेड़े क्या कर रहा है। अगले ही पल वानखेड़े ने जेब से रिवॉल्वर निकाला और हाथ खिड़की से बाहर निकालकर देवराज की कार पर फायर किया। दोनों कारें आगे पीछे दौड़ रही थी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? थापा के चेहरे पर क्रोध नाच उठा। अगले ही पल इंस्पेक्टर वानखेड़े के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थिरक उठी। देवराज चौहान ने अपने ठिकाने की तरफ जाना था, परंतु पीछे लगी पुलिस और फायरिंग के कारण उसने अपना रुख दूसरी तरफ कर लिया था। कार अन्य दिशा की तरफ दौड़ा दी थी। देवराज चौहान पुंडीर के खतरनाक घेरे में फंसते फंसते बचा था। वानखेड़े की कोशिश कामयाब रही थी। दोनों कारें तूफानी रफ्तार से आगे पीछे भागी जा रही थी। इंस्पेक्टर थापा के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। उसकी आंखों में खुशी से भरी तीव्र चमक उभरी। फिर अगले ही पल वह हौले से हंस पड़ा। ऐसा लगा जैसे कोई बच्चा खुश हो रहा है। वानखेड़े, तुमने तो कमाल कर दिया। वानखेड़े के होठों पर मुस्कान उभरी। इससे बढ़िया और कोई रास्ता नहीं था
कि देवराज चौहान को यहाँ से दूर कर दिया जाए। थापा मुस्कुरा रहा था। यह आइडिया मेरे दिमाग में नहीं आया कि ऐसे भी किया जा सकता है। वानखेड़े ने हाथ बढ़ाकर सायरन ऑफ कर दिया। अब तो खुश हो? हाँ। वानखेड़े के शब्द सुनकर थापा के चेहरे पर अजीब से कड़वे भाव फैले। मैंने पुंडीर को खत्म करने के लिए देवराज चौहान के कंधे पर बंदूक रखी थी। ऐसे में पुंडीर की गोली से उस कंधे को मैं घायल कैसे होने दे सकता हूँ? दोनों कारें पहले जैसी रफ्तार के साथ आगे पीछे थी। हो गया हमारा काम। अब क्यों देवराज चौहान की कार के पीछे हो? थापा ने वानखेड़े को देखा। हमारा काम अभी नहीं हुआ, सब कुछ वैसे का वैसा ही है। क्या कहना चाहते हो? पुंडीर का घेरा वहां तब तक रहेगा जब तक कि देवराज चौहान उसके हाथ नहीं लग जाता। अगर हम देवराज चौहान का पीछा छोड़ दें तो देर सवेर में देवराज चौहान उसी जगह पर फिर पहुंच सकता है। यहाँ पुंडीर अपने खतरनाक इंतजाम के साथ देवराज चौहान की खाट में है। ऐसे में मामला वहीं का वहीं रहेगा। सिर्फ वक्ती तौर पर ही यह सब टला है, वानखेड़े ने गंभीर स्वर में कहा। थापा ने फौरन गर्दन हिलाई। ठीक कहते हो, तो फिर क्या करोगे? देवराज चौहान को सारे हालात बताकर सतर्क करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि उसे ऐसे वक्त में हालात का पता चले जब पुंडीर धोखे से अपना खेल खेल जाए। वानखेड़े गंभीर था। देवराज चौहान इतना नाजुक नहीं कि पुंडीर अपने घेरे में लेकर उसे खत्म कर दे। फिर भी ऐसा वक्त ना आए तो बेहतर है। लेकिन थापा बेचैन हो उठा। देवराज चौहान को हालात बताओगे कैसे? उसकी कार में फोन तो लगा नहीं जो बता दूं, वानखेड़े ने शांत स्वर में कहा। जाहिर है उससे बात करनी होगी। थापा की आंखें फैल गई। क्या बात कर रहे हो? देवराज चौहान हमें मार देगा। हमने अभी उसका पीछा किया है, उस पर फायर किया है। ऐसे में तो वह बिना कोई बात किए ही। तुम अभी देवराज चौहान को ठीक तरह नहीं जानते। तुम्हारा देवराज चौहान से पहली बार वास्ता पड़ा है, जबकि मेरा वास्ता सालों से उसके साथ पड़ता ही आ रहा है, वानखेड़े ने बेहद शांत स्वर में कहा। वह आंखें बंद करके फायर करने में विश्वास नहीं रखता, आंखें खोलकर तसल्ली करके ही गोली चलाता है। थापा अपने चेहरे पर असहमति के भाव लिए वानखेड़े को देखता रहा। दोनों कारें रफ्तार के साथ आगे पीछे थी। आगे वाली कार हर हाल में पुलिस कार से पीछा छुड़ा लेना चाहती थी, जबकि वानखेड़े देवराज चौहान की कार को किसी भी सूरत में निगाहों से ओझल नहीं होने देना चाहता था। कारों की भागदौड़ करीब आधे घंटे तक इसी तरह रही। फिर एकाएक देवराज चौहान की कार की स्पीड कम होने लगी। वानखेड़े ने तुरंत अपनी कार की गति कम कर दी। इसके साथ ही उसकी आंखें सिकुड़ गई। कार रुक रही है। इंस्पेक्टर थापा ने हड़बड़ाकर वानखेड़े को देखा। थापा, वानखेड़े की निगाह देवराज चौहान की रुक रही कार पर थी। कोई समझदारी दिखाने की कोशिश मत कर बैठना। एक तरह से यूं समझो कि हाथ जोड़े ही खड़े रहना है तुमने। देवराज चौहान को मैं संभाल लूंगा। इस वक्त तुम यह समझो कि तुमने पुलिस वर्दी का एहसास खामखा कराना चाहा, तो फिर मुझे कुछ मत कहना। चिंता मत करो, इंस्पेक्टर थापा ने धीमे से किंतु विश्वास भरे स्वर में कहा। मेरे दिमाग में इस समय देवराज चौहान नहीं, पुंडीर है। देवराज चौहान के हाथों पुंडीर जैसे खतरनाक इंसान को खत्म कराकर काठमांडू को शांत बनाना है, और इस तरह पुंडीर से मेरी जान भी सुरक्षित हो जाएगी। इस समय तो मैं बिना वर्दी वाला बनकर देवराज चौहान को जैसे अपना दोस्त समझ रहा हूँ, क्योंकि वह पुंडीर को मारकर एक तरह से मेरी जान भी बचाएगा। जब यह काम निपट जाएगा तो देवराज चौहान के लिए मैं फिर वर्दी वाला इंस्पेक्टर बन जाऊंगा, जो उसे कैसीनो डकैती के जुर्म में पकड़कर सजा दिलवाना चाहता है। बाद में जो मर्जी करना, इस वक्त वही करो जो मैंने कहा है। आगे जा रही देवराज चौहान की कार रुक गई। वानखेड़े ने 100 गज पहले अपनी कार रोककर इंजन बंद किया। वानखेड़े सतर्क नजर आ रहा था। चेहरे पर गंभीरता नाच रही थी। जगमोहन के हाथ में रिवॉल्वर चमक उठी। चेहरे पर कठोरता के भाव नाच उठे। देवराज चौहान के होंठ भींच गए थे। उसने भी रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली। कार में पेट्रोल समाप्त हो गया था। दिन भर की भागा दौड़ी में 2 बार टंकी फुल भी करवाई थी, परंतु सारा पेट्रोल इस्तेमाल हो गया था। रिजर्व लगने के बाद पेट्रोल डलवाने का उन्हें ध्यान ही नहीं रहा था।
और पुलिस कार भी अचानक ऐसे मौके पर पीछे लगी जब वह दिन भर के थके हारे लापरवाह थे। पेट्रोल समाप्त होते ही समझ गए कि अब पीछे लगी पुलिस से उन्हें टकराना ही पड़ेगा। देवराज चौहान और जगमोहन की आंखें मिली। सड़क पर वाहन आ जा रहे थे, परंतु खास ज्यादा नहीं थे। कार से निकलो, देवराज चौहान सख्त स्वर में जल्दी से बोल पड़ा। सड़क के उस तरफ हो जाओ, मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ। देवराज चौहान ने कार की बैक मिरर से पुलिस की कार पर निगाह मारी। पुलिस से टकराने के हक में मैं कभी नहीं रहा, लेकिन अब मजबूरी है। ध्यान रहे, पुलिस के हाथों मरना नहीं है, ज्यादा बहादुरी नहीं दिखाना, सिर्फ अपनी जान बचानी है। बहुत जरूरत पड़ने पर ही पुलिस पर गोली चलानी है। वैसे खास चिंता की कोई बात नहीं। पीछे एक ही पुलिस कार है और एक पुलिस कार में 5-6 से ज्यादा पुलिस वाले नहीं आ सकते। यह पुलिस का घेरा नहीं, राह चलती मामूली सी टक्कर है। हरी अप। देवराज चौहान और जगमोहन जल्दी से कार के दरवाजों को खोलकर बाहर निकले। हाथों में रिवॉल्वर थमी थी। इसके साथ ही उनकी निगाहें पुलिस कार की तरफ उठी। दोनों क्षण भर के लिए ठिठके, आपस में निगाहें मिली। पुलिस कार से पहले वानखेड़े को, फिर इंस्पेक्टर थापा को बाहर निकलते देखा। देवराज चौहान ने ध्यान से देखा, पुलिस कार खाली थी, यानी उनके पीछे वानखेड़े और थापा ही थे। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ गई, होठ भींच गए। यह तो वानखेड़े और थापा हैं। जगमोहन जल्दी से बोला, यहीं रहो और सतर्क रहना। देवराज चौहान शब्दों को चबाकर बोला, ये दोनों कुछ भी कर सकते हैं और जहाँ तक मेरा ख्याल है ये हमारा पीछा करके हमें रोकना चाहते थे। क्यों? अभी मालूम हो जाएगा। देवराज चौहान की निगाह करीब आते वानखेड़े और थापा पर थी। अगर ये हमारा पीछा कर रहे होते कुछ गलत सोचकर, तो पुलिस कार को इतना पीछे न रोकते और इस तरह उतरकर आराम से खाली हाथ हमारी तरफ न आते। फिर भी सावधान रहना, ये पुलिस वाले हैं। ऊंट की करवट का तो अंदाज हो सकता है कि वह किस करवट बैठेगा, परंतु पुलिस वालों की करवट का अंदाज लगाना कठिन है। दोनों की निगाह पास आ रही वानखेड़े और थापा पर टिकी रही। देवराज चौहान कार के इस तरफ खड़ा था तो जगमोहन दूसरी तरफ। दोनों हर तरह के हालात के लिए तैयार थे। उनके हाव भाव में सावधानी और सख्ती कूट कूट कर भरी पड़ी थी। वानखेड़े और थापा 2 कदमों की दूरी पर आकर ठिठके। हेलो, वानखेड़े खुलकर मुस्कुराया। देवराज चौहान के जबड़े और भी कठोरता से खिंच गए। कार के दूसरी तरफ खड़ा जगमोहन बेहद सतर्क था। रिवॉल्वर की नाल थापा और वानखेड़े की तरफ थी। तुमने हम पर गोली चलाई? हाँ, पीछा भी किया, वानखेड़े ने शांत लहजे में कहा। ऐसा करना जरूरी था, नहीं तो। स्पष्ट कहो, कम शब्दों में कहो। देवराज चौहान की आंखों में सख्त भाव थे। इसे इत्तेफाक ही समझो कि हमें तुम्हारे ठिकाने के बारे में मालूम हो गया। मैं पुंडीर के पीछे था और पुंडीर के कारण ही मुझे तुम्हारे ठिकाने के बारे में मालूम हुआ। फिर पुंडीर को मेरे ठिकाने के बारे में मालूम नहीं हो सकता, देवराज चौहान ने टोका। लेकिन जब क्षेत्री साथ हो तो पुंडीर तुम्हारे ठिकाने के बारे में जान सकता है। देवराज चौहान के होठ खिंच गए। रिवॉल्वर थामे कार की दूसरी तरफ खड़े जगमोहन की आंखों में क्रूरता भरी चमक उभरी। क्षेत्री पुंडीर के साथ है? हाँ, वह पुंडीर के साथ जा मिला है। सुनकर तुम्हें हैरानी तो हुई होगी, वानखेड़े शांत स्वर में बोला। पुंडीर को क्षेत्री ही तुम्हें खत्म करने के इरादे से वहां लेकर पहुंचा था, इससे पहले कि तुम्हें क्षेत्री के पुंडीर के साथ मिल जाने का पता चले। पुंडीर ने अपने आदमियों का तुम्हारे उस ठिकाने के इर्द गिर्द घेरा डलवा दिया, ताकि एक बार तुम फंसो तो फिर बचकर ना निकल सको। देवराज चौहान दरिंदगी भरी निगाहों से वानखेड़े को देखता रहा। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन यह इंस्पेक्टर थापा चाहता है कि पुंडीर का सफाया हो जाए, इसलिए यह मुझे जोर देने लगा कि तुम्हें पुंडीर के घेरे में न फंसने दूं। और कुछ देर पहले तुम अपने उसी ठिकाने पर जा रहे थे जो पुंडीर के घिराव में है। तुम वहां ना जाओ, इसलिए मुझे सायरन ऑन करके पीछा करना पड़ा। तुम पर गोली चलानी पड़ी ताकि तुम जल्दी वहां से दूर हो जाओ। पुंडीर और उसके साथियों को तुम्हारे वहां आने और जाने का आभास न हो, नहीं तो वह तुम्हारे पीछे लग जाता। पुंडीर ने भरपूर तैयारी कर रखी है।
इसलिए इस वक्त उसके सामने पड़ना समझदारी नहीं होगी। देवराज चौहान के चेहरे पर तनाव कुछ कम हुआ। वह समझ गया कि वानखेड़े सही कह रहा है, जबकि जगमोहन की आंखों में वानखेड़े के प्रति शंका ही रही। देवराज चौहान ने थापा पर निगाह मारी। थापा हड़बड़ाकर जल्दी से मुस्कुराया। तुमने तो वास्तव में मजेदार काम किया, थापा बोला। एक ही बार में रणवीर सिंह और रावत जैसे इंसान को गोली से उड़ा दिया, पुंडीर का ठिकाना और ऑफिस तबाह कर दिया, वरना यह काम किसी और के बस का नहीं था। तभी तो पुंडीर ने घबराकर तुम्हारा ठिकाना घेर रखा है, और तो और वह खुद भी वहां मौजूद है, जबकि मैंने पहले कभी नहीं सुना कि पुंडीर इस तरह खुलकर मैदान में उतरा हो। थापा बिना रुके कहे जा रहा था। तुम्हें पुंडीर के घेरे में ना पड़ने देने की वजह सिर्फ यह है कि पुंडीर मेरी जान लेने की कोशिश कर चुका है। यह देखो, रावत की चलाई गोली ठीक जगह लगने की अपेक्षा मेरी बाह में जा लगी। वह मेरी जान भी लेना चाहता है और ले लेगा। पुंडीर को संभालना कठिन है, लेकिन तुम तो उसकी जड़ तक काटने का दम रखते हो। मैं चाहता हूँ कि पुंडीर खत्म हो जाए, इससे पुलिस वालों की सिरदर्दी खत्म हो जाएगी। तुम्हारी और मेरे बीच हमदर्दी की एकमात्र वजह यही है। देवराज चौहान के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। अगर पुंडीर तुम्हें खत्म कर देता तो देर सवेर में वह मुझे भी मार देता, थापा बोला। देवराज चौहान ने बिना कुछ कहे रिवॉल्वर जेब में वापस रख ली। पुंडीर को जल्दी खत्म कर देना, थापा के स्वर में जैसे आग्रह था। हो जाएगा। देवराज चौहान के स्वर में विश्वास के भाव थे। उसे मैं तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए खत्म करूंगा। वैसे कैसीनो की करोड़ों की दौलत कहाँ है? देवराज चौहान ने थापा को घूरा। यूं ही पूछ रहा था। भवन सिंह के पास है, और भवन सिंह पुंडीर के कब्जे में है। भवन सिंह को पुंडीर ने शूट कर दिया है, और जिन हालात में शूट किया है उससे साफ लगता है कि पुंडीर के हाथ करोड़ों की दौलत नहीं लगी। यह जुदा बात है कि दौलत के बारे में उसे कोई खबर मिल गई हो। पुंडीर ने भवन सिंह के साथ जो भी किया मैंने अपनी आंखों से देखा था। दौलत के सिलसिले में मैं तुम लोगों से कोई बात नहीं करना चाहता, देवराज चौहान ने कठोर स्वर में कहा। बहरहाल तुम जो चाहते थे कह दिया, बता दिया। अब जाओ। पुंडीर को कब तक खत्म करोगे? कल। देवराज चौहान के चेहरे पर अजीब सी खूंखारता सिमट आई। पुंडीर कल खत्म हो जाएगा। आज सारा दिन मैं पुंडीर की तलाश में रहा, और पुंडीर भागा दौड़ी में रहा। इसी कारण वह मेरे सामने नहीं पड़ सका, और अब पुंडीर यहाँ अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। करने दो। इस समय वह तैयार है, सतर्क है। कल वह इस तरह तैयारी के साथ मौजूद नहीं होगा। सिर्फ आज रात की बात है। तो तुम क्या समझते हो? तुम्हारी तलाश किए बिना पुंडीर आराम से नींद ले लेगा? तुम पुंडीर को नहीं जानते। वह तुम्हारा निपटारा किए बिना चैन से बैठने वाला नहीं, थापा ने गंभीर स्वर में कहा। काठमांडू शहर इतना बड़ा नहीं है कि पुंडीर किसी को तलाश करना चाहे तो तलाश न कर सके। इसलिए तुम्हें रात भर ऐसी जगह रहना होगा कि वहाँ के बारे में पुंडीर सोच भी ना सके। तुम मेरी चिंता मत करो। मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है। इस पर भी पुंडीर मेरी परछाई नहीं पा सकेगा। तभी खामोश खड़ा जगमोहन कह उठा, ये साले हमें किसी चक्कर में तो नहीं ले रहे? वानखेड़े के होठों पर मुस्कान उभरी। नहीं, देवराज चौहान सिगरेट सुलगाकर कश लेते हुए गंभीर स्वर में बोला। अभी तक तो ठीक चल रहे हैं। जगमोहन ने रिवॉल्वर जेब में रख ली। मैं कुछ कहूँ? इंस्पेक्टर थापा दबे स्वर में बोला। देवराज चौहान ने उसे देखा। मेरे पास एक ऐसी जगह है कि 1 साल तक कोशिश करके भी पुंडीर वहां नहीं पहुंच सकता। कौन सी जगह? कार की दूसरी ओर खड़े जगमोहन ने पूछा। जहां मैं रहता हूं वह जगह। थापा की निगाह देवराज चौहान पर थी। तुमने वह जगह देखी भी है। मेरे वहां आकर मुझसे मिल चुके हो। अगर मुझ पर भरोसा है तो वहां आ जाना। लेकिन वहां तो मैं सिर्फ आज की रात, एक रात रहूंगा, और सुबह तो तुम्हें वहां से निकलना होगा। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कुराहट उभरी। तभी वानखेड़े बोला, इस बात का फैसला करते रहना। पहले साइड को आकर मेरी बात सुनो। वानखेड़े ने देवराज चौहान की कलाई पकड़ी और चंद कदम दूर ले गया। इंस्पेक्टर थापा ने सक पकाकर जगमोहन को देखा। जगमोहन अपनी जगह से हटा और कार का चक्कर काटकर थापा के पास आ खड़ा हुआ।
तुम मेरे 15 करोड़ कब दोगे? अलग ले जाकर वानखेड़े देवराज चौहान से बोला। जब भी लेना चाहो ले लो। मैंने तो तुम्हें पहले ही कह रखा है कि मुंबई में जब भी मुलाकात होगी तुम्हें 15 करोड़ मिल जाएंगे। मेरे पास अमानत है तुम्हारी, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। देवराज चौहान और इंस्पेक्टर वानखेड़े के बीच पैदा हुए 15 करोड़ के मामले को जानने के लिए देखें उपन्यास ज्वालामुखी और खूंखार, जो कि मेरे चैनल पर पहले ही अपलोड है। हर बार तुम यही कहते हो, मुंबई में कई बार आता हूँ, लेकिन तुम्हें कहाँ तलाश करूँ? तुम अपना पता तो मुझे देते नहीं, वानखेड़े ने उखड़े स्वर में कहा। मेरे पीछे हिंदुस्तान की पुलिस है और तुम मुझे गिरफ्तार करने की कसम खाए हुए हो। ऐसे में तुम्हें अपना पता कैसे दे सकता हूँ? वैसे भी किसी पुलिस वाले के साथ दोस्ती रखने का मेरा कोई इरादा नहीं है, देवराज चौहान ने सपाट स्वर में कहा। यह बात हम में पहले भी हो चुकी है वानखेड़े। यह तो तुम मुझे लटकाने वाली बात कर रहे हो, वानखेड़े झल्लाया। मैं स्पष्ट बात कर रहा हूँ। तुम मिलते ही ऐसे हालात में हो कि अगर पैसा मेरे पास हो तो तब भी मैं तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। बम्बई में जब भी तुम्हारी मेरी सामान्य मुलाकात होगी तुम्हें 15 करोड़ बिना मांगे मिल जाएगा, देवराज चौहान ने कहा। अच्छा, एक बात तो बता दो। क्या? मुंबई में कहाँ मिलते हो? बोरी बंदर पर, गेटवे ऑफ इंडिया पर, जुहू पर, कालका देवी रोड पर, डॉली फेंटा पर, किसी फिल्मी स्टूडियो या फिर चौपाटी पर? यह सब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जब मुंबई आऊँ तो 15 करोड़ लेने के लिए तुम्हें तलाश कर सकूं। देवराज चौहान के होठों पर अजीब सी मुस्कान उभरी। किसी भी जगह का नाम तुमने ठीक नहीं लिया, तो फिर तुम ही बता दो कि। सिर्फ यही बात नहीं बता सकता, बेकार की बात को बार बार दोहराओ मत। 15 करोड़ मुझे दोगे ना? यहाँ यह मत भूलना कि मैं अपना हक मांग रहा हूँ, दान खाते में नहीं मांग रहा। मालूम है मुझे, पुलिस वालों को तो वैसे भी मैं दान देना पसंद नहीं करता। कोशिश करना कि यह 15 करोड़ का मामला पहले ही निपटा देना, कहीं इतनी भारी रकम डूब न जाए, वानखेड़े ने तीखे स्वर में कहा। क्योंकि जब भी पहला मौका मिला मैं तुम्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दूंगा, चिंता मत करो, देवराज चौहान ने मुस्कुराकर सरल स्वर में कहा। ऐसा वक्त आने से पहले तुम्हारा 15 करोड़ तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। मेरा वायदा रहा कि तुम्हारा 15 करोड़ डूबेगा नहीं। हाथ आने पर मैं तुम्हें इसलिए छोड़ नहीं दूंगा कि मैंने तुमसे अभी 15 करोड़ नहीं लिया। याद रखना, वह मामला अलग है और 15 करोड़ का उधार अलग है। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।